अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे बच्चों। ठीक तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारियां भी आप बखूबी कर रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है बच्चों। पिछले 2 दिनों से हम डीएनए पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने डीएनए की कंपोजिशन और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस की। आज हम डीएनए की फाइनल स्ट्रक्चर जो जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी और उस डीएनए को कहा गया था ये बी डीएनए है बच्चों। डीएनए की भी कई टाइप्स हैं, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए जेड, ये कई टाइप के डीएनए हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन डीएनए है वो है बी टाइप डीएनए, जो बी डीएनए कहलाता है। उसी के स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने जिसकी स्ट्रक्चर मॉडल बनाए थे। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए structure of DNA was given by James D. Watson, जो एक बायोलॉजिस्ट था, एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 में। इनका जो फाइनल स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो पब्लिश हुआ था 1953 में। जेम्स डी वाटसन एक बायोलॉजिस्ट था और फ्रांसिस क्रिक जो एक फिजिस्ट था। फाइनल स्ट्रक्चरल मॉडल इन दोनों ने दिए, लेकिन बच्चों इस मॉडल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे और भी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। उनमें मेन इम्पोर्टेंट जो नाम हैं उनका यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। उनमें से एक है एरविन चारगॉफ। एरविन चारगॉफ 1950 में एक इसकी डीएनए की बेस कंपोजिशन की एनालिसिस की थी एरविन चारगॉफ ने, और कुछ डाटा इन्होंने दिए थे। उस डाटा के हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्पीशीज़ के डीएनए की बेस जो है उनकी एनालिसिस की थी, और कुछ फाइंडिंग जो निकल के सामने आए उनमें से एक है बच्चों कि उसने देखा कि किसी एक स्पीशीज़ में, ठीक है बच्चों, जो बेसिस हैं डीएनए में, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, तो उनकी कंपोजिशन उन्होंने एनालिसिस करके बताया। उन्होंने ये मालूम किया कि जो एडेनिन है, ठीक, वो बराबर होता है उसकी प्रोपोर्शन थायमीन से। एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग उन्होंने की थी, किसने? एरविन चारगॉफ ने। और एक चीज़, जो प्यूरिन्स जो बेसिस हैं उनका सम, और जो पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड है या बेसिस है उनकी सम जो है वो भी बराबर है। एडेनिन प्लस ग्वानिन जो प्यूरिन्स है उनकी सम बराबर है थायमीन प्लस साइटोसिन। सम ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू सम ऑफ पैरामिडीन्स। ये भी डाटा उन्हीं का है, उन्हीं की फाइंडिंग्स का एक हिस्सा है। और एक चीज़, A प्लस टी और G प्लस सी का जो रेशो है सॉरी, A प्लस टी और G प्लस सी का जो रेशो है वो बच्चों कांस्टेंट है फॉर ए स्पीशीज। एक स्पीशीज में, जैसे हम मान लेंगे ह्यूमन में, एक स्पीशीज में A प्लस टी और G प्लस सी का रेशो जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज में ये वेरी करता है। ये फाइंडिंग्स एरविन चारगॉफ का है। ये डाटा, इस डाटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा डीएनए की फाइनल स्ट्रक्चर को प्रपोज करने में। ठीक है बच्चों, तो ये था एरविन चारगॉफ की
फाइंडिंग से निकले हुए डाटा, ठीक है, इसको हम चारगॉफ रूल के नाम से भी जानते हैं। चारगॉफ रूल, चारगॉफ्स रूल भी कहते हैं। क्या है चारगॉफ रूल? एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, ठीक, guanine always equal to cytosine, A plus G sum of purines is equal to sum of pyrimidines, T plus C. The ratio of A plus T and G plus C is constant for species. ये डाटा आपको याद रखना, ये चारगॉफ रूल कहा जाता है। मैं इसको मिटाता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बच्चों दो और साइंटिस्ट के हैं, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मोराइस वेलिकिन का। रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मोराइस विल्किन, इन दो साइंटिस्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इनमें मेन इंपॉर्टेंटली रोजलिंड फ्रैंकलिन ने मोराइस विल्किन की लेबोरेटरी में इन्होंने दोनों ने काम किए है। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रिसर्च ये था कि इन्होंने डीएनए की जो फाइबर है उसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन की, ठीक, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए फाइबर, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए फाइबर। बच्चों जो डीएनए फाइबर है उस पर अगर एक्सरे की बम्बार्डमेंट की जाए, एक्सरे डाला जाए, ठीक है, तो डीएनए में जो मुख्तलिफ एटम्स है, ठीक है, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से ये जो डीएनए जो एक्स रे हैं, ठीक है, उसकी डिफ्रैक्शन हो जाती है, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। तो उसकी स्कैटरिंग पैटर्न को, यानी डीएनए पर डाले हुए जो एक्स रेस है उसकी स्कैटरिंग पैटर्न को, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, उसको एक्सरे जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर उसकी इमेज उतारा गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो इमेज उभर के सामने आया उसने भी बहुत हद तक ये जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए की फाइनल स्ट्रक्चर देने में कंट्रीब्यूट की है, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं कामों के लिए जेम्स डी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और ये मोराइस विल्किन, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। ये जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, मोराइस विल्किन, जेम्स डी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, बोथ ऑल दीज थ्री पीपल शेयर्ड ए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज उनको मिला था इसी काम के लिए 1962 में। आप कह सकते हैं कि इसमें जो मेन साइंटिस्ट था वो रहता है फ्रैंकलिन। बच्चों जब नोबेल प्राइज दिया जा रहा था उस वक्त इसकी कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी थी, ठीक है बच्चों। तो ये था डीएनए की स्ट्रक्चर के पीछे जो लोग थे, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हल्का सा आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम वाटसन और क्रिक ने जो फाइनल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए की उस पर हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके तो जो मेन फीचर्स है वाटसन और क्रिक की मॉडल का, जो डीएनए की स्ट्रक्चरल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दी, उसकी जो मेन फीचर्स है उस पर हम बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ओके वाटसन और क्रिक ने कहा, ठीक, उनके मॉडल में ये था कि डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है जिनको हम टू स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है बच्चों एंटी पैरेलल है। एक तो कहा कि ये जो डीएनए है ये दो स्ट्रैंड्स का बना है, दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, ठीक, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जिनके हम कल जिक्र कर चुके हैं। तो एक तो कहा कि ये दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक खास डायरेक्शन होती है, खास ओरिएंटेशन होती है। आपको मालूम है, कल बताया था कि उसका एक साइड जो है 5 प्राइम कहलाता है, दूसरा साइड जो है 3 प्राइम कहलाता है। तो
एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड अगर इस ओरिएंटेशन में है 5 प्राइम 3 प्राइम, लेकिन फिर तो दूसरा ये स्ट्रैंड जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इसका 5 साइड में इसकी 3 प्राइम होगा, इसकी 3 प्राइम साइड में इसका 5 प्राइम होगा। इसको कहते हैं बच्चों हम एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। अभी मैं ये दो पेन के जरिए आपको समझाता हूँ। ये पेन है, ये पेन की हेड्स हैं। अगर ये दोनों हेड्स एक ही डायरेक्शन में है हम इसको पैरेलल कह सकते हैं, लेकिन एक पेन की हेड इस साइड में, एक पेन की हेड दूसरी साइड में इस तरह से हो, हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स एंड द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल ये उसकी स्ट्रक्चर मॉडल की एक फीचर है। इसके साथ कहा गया दूसरा कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं, इन दो स्ट्रैंड्स का आपस में जोड़ कर रहता है। ये दो स्ट्रैंड्स आपस में जोड़ कर रहता है, और ये जोड़ किन के दरमियान है? ये जोड़ है बच्चों बेसिस के दरमियान, जो नाइट्रोजनस बेसिस है। मिसाल यहाँ पर हम लिखेंगे ATGC इस तरह से। तो ये बेसिस इनके दरमियान, इन बेसिस के दरमियान एक लिंकेज रहता है बच्चों, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। ठीक, द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर, द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। The two strands of the DNA are held together by hydrogen bond, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। And the two strands of DNA are held together by hydrogen bond, and hydrogen bonds are formed between the nitrogenous bases। ठीक, A और T के दरमियान, G और C के दरमियान। ये है नाइट्रोजनस बेसिस, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए ये दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में हेल्ड है। लेकिन बच्चों साथ में और एक फीचर इसका ये है कि ये जो बेस पेयरिंग, इसको हम बेस पेयर कहते हैं। दो बेसिस की पेयर को बेस पेयर, आपस में जुड़े रहने को हम बेस पेयरिंग कहते हैं। ये जो बेस पेयरिंग है ये स्पेसिफिक है। बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक। ये बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है। नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए तो हेल्ड रहते हैं, लेकिन इनकी जो बेस पेयरिंग है वो रैंडम नहीं है बल्कि स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब A always pairs with T, A हमेशा T के साथ पेयर करता है TA के साथ। G always pairs with C, C G के साथ, G C के साथ। ये स्पेसिफिक है, ठीक है, और ये बिल्कुल मुताबिक है चारगाफ रूल की। A T के साथ, G हमेशा C के साथ स्पेसिफिकली बाउंड रहेंगे, तभी तो A T के बराबर G C के बराबर रहेगा। ठीक है, तभी तो हम कह रहे थे कि जो चारगाफ रूल है उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट की इस स्ट्रक्चर को देने में। छोड़ो बच्चों, बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है। A always pairs with T, G always pairs with C। और एक चीज इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, वो ये है बच्चों की A और T के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉटेड लाइन से। ठीक, तो G और C के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और G और C के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, बेस पेयर is specific and number of hydrogen bonds between the bases also varies, that is there are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 hydrogen bonds between G and C। याद रखना बच्चों, ओके, ठीक है, ये आप समझ गए। अब A और T के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनते हैं? इसके पीछे भी रीजन है बच्चों, वो ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए
हाइड्रोजन जो है वो कोवैलेंटली बॉन्ड होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और उस हाइड्रोजन के नज़दीक एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसलिए जब ये बेस आपस में नज़दीक आती है तो जो पोटेंशियल ग्रुप्स है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले वो साथ साथ में आ जाते हैं और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसलिए जब ए और टी बेसिस साथ में आ जाती है और ए और टी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो ही ग्रुप्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तभी तो वहाँ दो बनता है। जी और सी के दरमियान जो जी और सी बेसिस है नाइट्रोजन बेसिस, उन पर तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप्स हैं, तभी उनमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो सॉरी, हल्का सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम बनाएंगे एडेनिन। आगे आपको मालूम है यहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगा, जो मेन ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है वही दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये है बच्चों एडेनिन। एडेनिन के साथ कौन पेयर करता है? थायमिन। तो यहाँ हम बनाएंगे थायमिन। देखो बच्चों, यहाँ ये NH2 में अमानो ग्रुप से लिखता हूँ, हाइड्रोजन अलग करके लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये NH2 हो गया। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नाइट्रोजन के साथ लिंक है, ठीक है। और इसके नज़दीक एक ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होती है, यहाँ पर पोल्स बनते हैं, डायपोल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, यहाँ पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज चढ़ जाती है ऑक्सीजन पर, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोन पेयर होने की वजह से। इसलिए हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव के दरमियान एक हल्का सा वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप होती है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया। दूसरा यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन कोवैलेंट लिंक है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नाइट्रोजन के साथ, और उसके नज़दीक एक और एटम है जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी हल्का नेगेटिव लोन पेयर की वजह से, यहाँ हल्का पॉजिटिव डायपोल बनने की वजह से, इसलिए इस N और इस H के दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ देखो हाइड्रोजन लिंक है कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ये कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए इनके दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ ए और टी के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? 2। ए और टी के दरमियान 2 बने। सिमिलरली जी और सी के दरमियान देखेंगे आप, इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ इस बार हम जी बनाएंगे, गाउनिन। तो गाउनिन में यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। तो गाउनिन के साथ क्या लिंक होती है? साइटोसिन। तो यहाँ साइटोसिन बनाएंगे हम। साइटोसिन पे यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है। यहाँ देखो बच्चों, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक, उसके नजदीक एक एटम जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक कोवैलेंटली, नजदीक में एक एटम जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव, इसके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नाइट्रोजन सॉरी हल्का पॉजिटिव, बीइंग हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पर हल्का नेगेटिव, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको समझ आया बेस
के दरमियान। अब हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो वाटसन और क्रिक ने बनाए थे। हमारे पास टाइम कम है। ये है बच्चों दो स्ट्रैंड्स किसके, डीएनए की। इससे पहले मैंने एक सिंपल लेडर टाइप का यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे था आपको समझाने के लिए। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये दो स्ट्रैंड्स जिससे डीएनए बनता है, ये इस तरह से सिंपल लेडर टाइप नहीं होते, ये ट्विस्टेड होती है। ये दो स्ट्रैंड्स है डीएनए का, ये कॉइल होती है एक सेंटर कॉमन एक्सिस के इर्द। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस। तो इस तरह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया वाटसन और क्रिक ने वो हेलिकल है, उसमें हेलिक्स बनता है। क्योंकि दो स्ट्रैंड है तो उसको हम उसको डबल हेलिक्स कहते हैं। तो डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इज डबल हेलिकल, उसको डीएनए डबल हेलिक्स कहते हैं। तो ये डबल हेलिक्स है, ठीक है बच्चों। जैसे आप गोल गोल घूमता हुआ सीढ़ी होती है, ठीक है, वैसा ही सीढ़ी की तरह ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये उसका एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम, आपको मालूम है। इसका ये 3 प्राइम एंटी पैरेलल है, तो ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है बच्चों। इनके दरमियान बेस पेयरिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड की। इस तरह से ये बेस पेयरिंग है। तो आपको मालूम है ये जो सीडी का जो रंग्स ऑफ ए लेडर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बेस इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ सिंपली आप देख सकते हो ए टी जी सी टी जी सी टी ए टी सी जी ए, ठीक। तो आपको पता है यहाँ पर बेस पेयरिंग जो है वो स्पेसिफिक है। हम उन बेस पेयरिंग को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी कहते हैं। A is complementary to T, आपको पता है T complementary to A, G complementary to C, C complementary to G, T complementary to A, G complementary to C, G A T A G C T। तो अगर एक स्ट्रैंड की बेस सीक्वेंस दिया हो तो दूसरे का आप खुद मालूम कर सकते हैं, लेकिन पोलैरिटी का आप याद रखना। यह है बच्चों डीएनए की स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, सफर यहाँ से शुरू करेंगे एक गोल घूमने वाले लेडर का, तो यहाँ से घूम के जाएंगे तो यहाँ पहुँचने पर आप ठीक अपने ऊपर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपने शुरू किया था उसी के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये एक टर्न मुकम्मल हो गया। इस तरह से यहाँ से घूम के फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, तो आप ठीक उस पोजीशन के ऊपर है जहाँ से आपने सफर शुरू किया है, उसको हम कहते हैं एक टर्न मुकम्मल किया है। उसको कंप्रेस करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो यहां से यहां तक कहते हैं बच्चों एक टर्न कंप्लीट हो गया। एक टर्न, तो वन टर्न। इस वन टर्न की जो है डायमेंशन भी उन्होंने मालूम किया बच्चों कि कितना है इसकी डायमेंशन, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में यही मेजरमेंट करेंगे तो ये बनता है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर में अगर करें बताएंगे 34 एंगस्ट्रॉम, अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में ये मेजर करेंगे तो 1 टन की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये हेलिकल है तो इसकी एक डायमीटर है, तो डीएनए की डायमीटर बच्चों मालूम किया है उन्होंने 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। और एक टन में 1 टन है 10 बेस पेयर। देयर आर 10 बेस पेयर्स इन 1 टन। तो 10 बेस पेयर की 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो बेसिस के दरमियान की जो डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है बच्चों, वो आप 34 डिवाइड बाय 10 करके आप मालूम कर सकते हो, वो बनता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। दोनों यूनिट्स में आपको डायमेंशन दिखा रहा हूं मैं, ठीक। ये एंटी पैरेलल है, हेलिकल है, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है,
ठीक है, 1 टन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और 2 बेसिस के दरमियान 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिस जो है बच्चों इस तरह से टिल्ट हो रहा है आस्ता आस्ता, एक के बाद एक, ठीक उस पर ऊपर नहीं आ रहा है, ये टिल्ट हो रहा है आस्ता आस्ता इस तरह से। तो ये टिल्ट की जो एंगल है, बेसिस जो बेस पेयर है वो टिल्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, 36 डिग्री टिल्ट हो रहा है। तो घूमते 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 जब 10 पेयर हो जाएगा तो 36 इंटू 10 हो गया, 360 डिग्री का एक सर्कल मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का जो वाटसन और क्रिक ने दी थी। ठीक है, बेस पेयरिंग आपको पता है, जी और सी के दरमियान यहाँ पर हमने सिंगल लाइन बनाया, लेकिन आपको मालूम है जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए proposed by Watson and Crick, based on the findings and data provided by other scientists which include Rosalind Franklin, Maurice Wilkin, Erwin Chargaff। ठीक, तो उनके डाटा के बेस पर ये वाटसन और क्रिक ने दिया था मॉडल 1953 में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन पर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।